कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और लोग कहते हैं कि वो बात नहीं थी कहने की, तुमने कह दी तो कहने की सजा लो यारो। दुष्यंत कुमार साहब की इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप देखना शुरू कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर सुधीर को। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ऐसी ही एक महिला की जिसने तबीयत से पत्थर उछाला, ऐसे ही एक महिला ग्रुप की जिन्होंने तबीयत से पत्थर उछाला और आसमान में सुराख करके दिखाया। बात करेंगे सेशन 4 आज शुरू हो चुका है। पहले 3 सेशन में हमने बात करी है। पहली क्लास में हमने बात करी थी बीएनएस की, उसके बाद एक अगली क्लास में 2 कानूनों की बात की, फिर 2 कानूनों की बात की। महिला संबंधी कानूनों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे महिलाओं से संबंधित अगले कुछ कानूनों की। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से संबंधित जो आपका सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे है। आपको मैं पहली क्लास में सारी चीजें बता चुका था कि क्या आपका सिलेबस है और कैसे हम इसे कवर करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं उस महिला की जिसकी हमने बात करी थी, दुष्यंत कुमार साहब की वो लाइन कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो भंवरी देवी नाम की एक महिला थी, श्रीमती भंवरी देवी, राजस्थान सरकार में, जो कि महिला कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। बाल विवाह के विरोध में ये कार्य किया करती थी। अब इन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने इनके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब ये आरोप लगाया तो वहां के महिला संगठनों ने मिलकर, जिसका नाम है विशाखा ग्रुप, जो कि सबसे जरूरी नाम लिया जाता है उन संगठनों में, विशाखा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, वही जनहित याचिका जिसके जनक पीएन भगवती जी को माना गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल दोनों के एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है कि पीआईएल के जनक कौन है। तो पीआईएल के जनक न्यायमूर्ति पीएन भगवती जी हैं। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में याद रख लेंगे। बात कर रहे थे भंवरी देवी जी की, तो उस समय पर जब का ये वाकया है 1997, कोई भी कानून इस तरह का नहीं था जो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित हो। तो क्या हुआ भाई, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की, याचिका दाखिल करने के बाद एक वाद उभर कर सामने आया और इस वाद का नाम है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही चर्चित वाद। इसी वाद के कारण जो कानून हम पढ़ेंगे वो कानून अपने रूप में आया, वो कानून बना। आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा को मौलिक अधिकार माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 15 जो कि कहता है धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवं आर्टिकल 19 में जो 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें एक स्वतंत्रता यह भी है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी का कारोबार कर सकता है, अपनी मर्जी का व्यापार कर सकता है, अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफेशन, व्यवसाय चुन सकता है। उसी के साथ जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 को, जिसमें कहा गया जीने की स्वतंत्रता, वो भी गरिमामयी वातावरण में। तो गरिमामयी वातावरण प्रदान करना भी तो सरकार का ही काम हुआ। तो सरकार ने गरिमामयी वातावरण प्रदान करने के लिए, एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 4 कानून हैं और इन्हें लागू करना भी राज्य का कर्तव्य है श्रीमान, तो इन 4 कानूनों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का मौलिक अधिकार है कार्यस्थल पर उन्हें ऐसा वातावरण देना जो कि उनके कार्य करने की दृष्टि से सुरक्षित हो और लैंगिक उत्पीड़न से फ्री हो एक तरह से। तो इन्होंने कहा कि जब तक संसद कोई विशेष कानून नहीं बनाती, हम कुछ नियम बना रहे हैं और ये नियम तब तक कानून माने जाएंगे जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती। उन्हीं कानूनों को विशाखा गाइडलाइन कहा गया। विशाखा गाइडलाइन में क्या है? विशाखा गाइडलाइन में वही चीजें हैं जो बाद में कानून के रूप में बनी, उनकी हम चर्चा करेंगे अभी आपके सामने। तो संसद ने जब कानून बनाया तो इन्हीं नियमों के आधार पर बनाया और इस कानून का नाम दिया गया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न। इसमें 3 शब्द हैं, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। प्रिवेंशन यानी कि बचाव कैसे होगा, प्रोहिबिशन यानी कि निषेध कैसे होगा, और अंत में एक शब्द इसमें लिखा हुआ है रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब प्रतितोष, यानी कि यदि कोई ऐसा अपराध हुआ है तो उसकी भरपाई, क्षतिपूर्ति कैसे होगी, इसके बारे में बात की गई। 2013 में यह कानून बनके सामने आया। हमने
जो इसका घटनाक्रम था, जो पीछे की चर्चा थी, उस पर बात कर ली। अब हम आते हैं कानून पे। अब इसमें पूछे गए जो सवाल हैं, विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा सकता है। तो विशाखा गाइडलाइन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये ऑप्शन आपको टिक करना है। जनहित याचिका के जनक मैं बता चुका, न्यायमूर्ति PN भगवती, आपके सामने भी लिखा हुआ है। विशाखा केस का निर्णय किस वर्ष आया, तो 1997 यानी कि 1997 में इस केस का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की 1997 में, ये बात याद रखेंगे। गाइडलाइन कब दी साहब, गाइडलाइन दी 1997 में, जिस वर्ष इस पर निर्णय आया। किस केस के आधार पर, 2013 का, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 किस वर्ष बना, जी साहब 2013 में बना। और विशाखा वर्सेस विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का यह मामला था, जिसके बाद इस कानून को बनाया गया। एक और कानून मेधा कोटवाल में लिख देता हूं भैया, जिनको पढ़ने में समस्या हो रही होगी। मेधा कोटवाल, VS का मतलब होता है बनाम, वर्सेस। मेधा कोटवाल वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का भी एक मामला आया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्था इन गाइडलाइन का, जो विशाखा गाइडलाइन हमने दी है, उनका पालन नहीं करता तो वह कानूनी रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी। इस केस के बाद भारत सरकार ने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, जिस कानून की हम बात करने जा रहे हैं, वो कानून बनाया। 2013 में यह कानून आया। अब बात करेंगे क्या क्या हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, मैं बता चुका हूं। BNS पढ़ा, महिला संबंधी प्रावधानों की हम बात कर रहे हैं, अभी इन पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये आखिरी वीडियो महिला संबंधी प्रावधानों की होगी। इसके बाद बच्चों से संबंधित प्रावधान पढ़ेंगे, फिर आपकी IT एक्ट वगैरह वगैरह, जो आपके 17-18 एक्ट हैं, उन सब पे बात करेंगे। और लगभग 15 से 20 वीडियो के बीच में हम ये चीजें खत्म कर देंगे। अनैतिक व्यापार अधिनियम की बात कर चुके, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात हमने की, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की बात की, राष्ट्रीय महिला आयोग कैसे बना, कैसे UNO में चर्चा हुई, कैसे भारत ने फिर हस्ताक्षर किए, कैसे फिर अपने देश में 1990 आते आते ये कानून बन के सामने आया। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की बात करी थी हमने इससे पिछली वीडियो में। आज बात करने जा रहे हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। पहली चीज मैंने बताई कि निवारण कैसे हो इसका, यानी कि प्रिवेंशन कैसे हो, प्रतिषेध कैसे हो, विरोध कैसे हो, निषेध कैसे बनाए हम इसे कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न ना हो पाए। और प्रतितोष शब्द का मतलब है क्षतिपूर्ति कैसे हो, यदि ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, इन सब की बात करेगा ये कानून। आज ही की क्लास में हम इसके अलावा बात करेंगे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि किसी महिला का अशिष्ट रूपण होता है किसी पिक्चर के माध्यम से, बात के माध्यम से, किसी भी लिखित रूप से, तो उसका प्रतिषेध कैसे होगा, ये बात करेंगे 1986 के इस कानून के माध्यम से। और मुस्लिम विवाह अधिनियम, जिसे 3 तलाक के नाम से जाना गया, जो कि बहुत चर्चित रहा, इसके बारे में बात करेंगे, जो 2019 में आया था। इन तीनों कानून की बात करेंगे। और निश्चित ही आज की क्लास के बाद इन कानून से कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप उसे ध्वस्त कर रहे होंगे, खत्म कर रहे होंगे, और इन कानूनों के बारे में बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी कि क्या क्या चीजें आपको एक नागरिक के तौर पर भी पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष, तीनों शब्दों का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। प्रतितोष क्षतिपूर्ति, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पूछा भी जा सकता है आपसे। तो ये लागू कब हुआ, पहली बात, ये कानून कब लागू हुआ श्रीमान, ये लागू होता है 22 अप्रैल 2013 को। 8 अध्याय और कुल 30 धाराएं इस कानून में देखने को आपको मिलेंगी। याद रखेंगे 8 अध्याय हैं, 30 धाराएं हैं, थोड़ा सा बड़ा कानून है। इसके अलावा जो 2 कानून आज हम पढ़ेंगे उसमें एक में 10 धाराएं हैं और 3 तलाक वाले में 8 धाराएं हैं। वो छोटे छोटे 2 कानून हैं, ये थोड़ा बड़ा और इंपॉर्टेंट कानून है। यहां से सवाल निश्चित ही बनने के पूरे चांस रहेंगे। 22 अप्रैल, 8 अध्याय, 30 धाराएं याद रहेंगी। और मैंने इस पेज पे, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, मैं यदि आपसे कहूं कि केवल एक पेज आप याद कर लें, आपका ये कानून याद हो जाएगा, तो वो एक पेज आपके सामने है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सारे जो सेक्शन थे ले लिए हैं। सेक्शन 2N, सेक्शन 2 में परिभाषाएं होती है, मैं बता चुका हूं। सेक्शन 1 में नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ, 3 चीजें। सेक्शन 2 में परिभाषाएं होती हैं। सेक्शन 3 में जिस संबंध में कानून है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 3 में होती है।
4 से फिर शुरुआत होती है अलग अलग चीजों की। तो ये मैं बता चुका हूं। और आखिरी मैंने धारा बताई थी कि अधिकतर कानून में आखिरी धारा नियम बनाने की शक्ति बताती है कि इस कानून से संबंधित नियम केंद्र सरकार बनाएगी या फिर हमारी राज्य सरकारें बनाएंगी। तो सेक्शन 2N सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है, इसकी परिभाषा उसमें दी गई है। अभी डिटेल में भी बात करूंगा। जैसे कोई अवांछनीय, कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसी टिप्पणी जो कि अपमानजनक लगे महिला को, जो कि महिला को ठीक न लगे, उसे रखा गया सेक्सुअल हरासमेंट में, जो कि यौन से संबंधित हो, यौन व्यवहार हो। सेक्शन 3 में कहा गया कि यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध कैसे हो उसके बारे में बात करी, निषेध करने की। सेक्शन 4 में बात हुई कि एक कमेटी बनेगी, जहां भी कार्यस्थल है, जहां भी काम हो रहा है, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहां भी महिलाएं कार्य कर रही हैं, वहां पर एक इंटरनल कमेटी का गठन किया जाएगा और इस इंटरनल कमेटी में कम से कम 10 कर्मचारी होंगे और इसकी अध्यक्ष एक महिला होगी। तो इंटरनल कमेटी की बात अगर हो, आईसीसी इंटरनल कमेटी यानी कि आंतरिक कमेटी, तो इसमें 10 तो सदस्य होंगे, 10 प्लस कितने होंगे निश्चित मात्रा नहीं बताई, निश्चित संख्या नहीं बताई, 10 से अधिक होंगे। एक अध्यक्ष होगी और वो महिला होगी श्रीमान। तो आप याद रखेंगे जो आंतरिक समिति उसकी अध्यक्ष एक महिला होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेक्शन 6 में बात की लोकल कमेटी की यानी कि स्थानीय समिति की। 2 चीजें हैं सेक्शन 4 में, इंटरनल यानी आंतरिक कमेटी, ऐसे समझें आंतरिक शब्द में 4 अक्षर हैं, आंतरिक, तो सेक्शन 4 में है। ऐसे ही स्थानीय याद रखेंगे, लोकल कमेटी सेक्शन 6 में है। तो ऐसे ही ट्रिक आप बनाएंगे अपने दिमाग में, जो आपको नंबर को आपको जोड़ना है शब्द के साथ। ऐसा कुछ आप खेल अपने दिमाग में बनाएं कि जैसे कि जिससे आपको धारा याद रह पाए। सेक्शन 9 कंप्लेन दाखिले की बात करेगा। सेक्शन 10 जो कि सुलह की बात करता है, यहां मैंने नहीं लिया क्योंकि यहां मैंने वही धाराएं ली हैं 8-9 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी चांस है। तो भैया सेक्शन 6 में बात कर रहे थे, जिला स्तर पर यह कमेटी बनाई जाएगी। स्थानीय कमेटी जिसे कहा गया वो जिला स्तर पर होगी एक तरह से, और इंटरनल कमेटी जो उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी। सेक्शन 9 में कंप्लेन कैसे होगी, यदि ऐसा कोई मामला होता है तो उसकी कंप्लेन कैसे होगी, इसमें उन्होंने बताया 3 माह के भीतर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है 90 दिन के भीतर, जब भी ऐसा मामला हुआ हो उसके 3 मंथ के भीतर आपको ये कंप्लेन करनी पड़ेगी। और यदि 3 महीने बाद कंप्लेन करते हैं तो फिर दिक्कत है भाई साहब। इस कानून के हिसाब से 3 महीने के अंदर, यानी जब वो मामला घटना हुई उसके 3 महीने बाद। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मान लीजिए किसी के साथ घटना हो रही है, पहली घटना हुई 1 तारीख को, फिर उसने 30 तारीख को कोई घटना कर दी, तो 1 तारीख वाली से नहीं ना माना जाएगा समय, 90 दिन माने जाएंगे 30 तारीख वाली घटना से। यानी घटनाओं का कोई क्रम हो तो अंतिम जो घटना है तब से 90 दिन के भीतर आपको ये शिकायत, आपको ये कंप्लेंट करनी पड़ेगी। सेक्शन 11 बात करता है प्रक्रिया की, जांच कैसे होगी जब ये कंप्लेंट हो जाएगी तो जांच कैसे होगी। तो दोनों जो कमेटी हैं वो जहां भी इसकी शिकायत होती है, जहां भी परिवाद होता है, जहां भी मामला बताया जाता है लिखित या मौखिक रूप से, वहां इसकी जांच होगी निष्पक्ष तरीके से। और सेक्शन 13 बात करता है दोष सिद्ध होने पर रिपोर्ट की सिफारिश होगी। जब दोष सिद्ध हो जाता है, इंटरनल कमेटी मान लेती कि हाँ जी ऐसी ऐसी बात हुई है, ये सही बात है, तो फिर उस पर क्या उसकी कार्रवाई है, उस पर रिपोर्ट की जो कार्रवाई है वो सेक्शन 13 में बताएगी। अब इन पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे हम। अब चलते हैं लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है। तो कोई भी बात ऑप्शन में ऐसे लिख के दे देगा, कोई भी बात ऑप्शन पढ़ के आपको ऐसे लगे कि इससे महिलाओं को दिक्कत हो सकती है, अपमानजनक होने लग सकता है और ये यौन प्रकृति की बात है, तो वो ऑप्शन सही होगा, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में वो आएगा। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं। कोई भी अवांछनीय यानी कि अनवांटेड, जो मैं चाहता नहीं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो, वो व्यवहार की बात हो रही जो कि यौन प्रकृति का है। कोई इशारा हो सकता है, कोई मौखिक बात हो सकती है, कोई कमेंट हो सकता है, कोई टिप्पणी हो सकती है जो व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, भय, अपमान या अपमानित महसूस हो, उससे भय लग जाए, मेरी बात से देखिए, उससे भय लग जाए और भय महसूस हो, या उस प्रकार की बात हो जिससे भय लगना चाहिए लेकिन सामने वाले को लगा नहीं, वो अलग बात है। लेकिन यदि ऐसी बात है तो वो उसी में मानी जाएगी। मौखिक, गैर मौखिक यानी कि इशारों में कोई बात हो, कही गई कोई बात हो, शारीरिक हो सकती है, टिप्पणी भी हो सकती है, कोई यौन चित्र दिखा दिया आपने, कोई चित्र दिखाया,
टच हो गया, बैड टच, गुड टच, ये शब्द बहुत चलता है आजकल मीडिया में, तो कोई बैड टच हो गया, या नौकरी के लाभों के बदले, सबसे ज्यादा जो बात आजकल सामने आती है, नौकरी के लाभों के बदले यौन संबंध की मांग करना भी इसमें शामिल होगा। ये हुआ लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा की बात, जो कि थोड़ी डिटेल में हमने पढ़ी। अब हम बात कर रहे थे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 की, जो कि समानता की बात करते हैं। 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है, और 15 कहता है जन्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति इत्यादि इत्यादि के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। साथ में 15 में एक प्रावधान यह भी किया गया है कि SC, ST और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान होगा। 15 में एक सब सेक्शन है और 16 में भी एक सब सेक्शन इससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन के साथ सम्मान से जीवन का जो अधिकार है वो सेक्शन 21 के अंतर्गत आता है। इसमें एक केस भी हुआ था, बहुत ही विख्यात केस, उसके बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियोज में जब हम संविधान की क्लासेस पढ़ रहे होंगे। निश्चित ही जितने भी केस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केस लॉ से एक सवाल, 2 सवाल निश्चित ही बनते हैं, 2 सवाल आप मान के चलें। अच्छा, और क्या है, यौन उत्पीड़न से सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, इसकी बात की। धारा 1 में हम बात कर चुके हैं। धारा 2 में मैंने बात करी कि परिभाषाएं होती हैं। पीड़ित महिला, कार्यस्थल के संबंध में जी किसी भी आयु की कोई महिला हो सकती है, कार्यस्थल हो या नहीं। देखिए इन सब चीजों का ध्यान रखना, किसी भी आयु की लिखा है, ऑप्शन में दे देगा 18 वर्ष से कम की महिला होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर की महिला होनी चाहिए। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब उत्पीड़न की बात होगी तो कोई छोटी बच्ची हो 5 साल की, या 25 साल की कोई जवान हो, या किसी भी उम्र की कोई महिला हो, तो पीड़ित महिला के संबंध में आयु मैटर नहीं करेगी। वो आरोप लगाती है कि प्रतिवादी द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, उसे कहा गया पीड़ित महिला। अच्छा, आवास स्थान या घर के संबंध में, ये तो हो गया कार्यस्थल के संबंध में। दूसरी चीज, घर के संबंध में ये बात हम करें, घर पे भी महिलाएं काम करती हैं, किसी के यहाँ कोई काम वाली महिला रखी हुई है किसी ने काम के लिए, तो उसे भी इसमें माना जाएगा। ये ना समझे कि केवल कंपनियों तक ये बात सीमित है, ये बात घर में भी लागू होगी। यानी जहां कहीं भी कोई महिला कार्य करती है वहां पर यह कानून लागू होता है। आवास स्थान या घर में भी नियोजित है, उसे भी वहां पर भी ये बात लागू होगी। घरेलू कामगार के संबंध में, जो घरेलू काम करती है, नगद या कोई पारिश्रमिक, या आप पढ़ लेंगे कोई भी चीज पारिश्रमिक के रूप में, नगद हो गया, कोई आंशिक पूर्णकालिक आधार पर नियोजित करिए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, साल भर के लिए, 10 साल के लिए, इस तरह से। और नियोक्ता क्या होता है भाई? नियोक्ता शब्द का मतलब है जिसने काम दिया है, एम्प्लॉयर जिसने काम दिया है उसे नियोक्ता। कर्मचारी कौन होगा? कार्यस्थल पर जो जितने भी काम कार्य कर रहे हैं वो कर्मचारी कहलाएंगे। देखिए एक हो गया पीड़ित व्यक्ति, वहां पे और भी तो लोग काम कर रहे होंगे, तो उसके अलावा जितने लोग कार्य कर रहे हैं वो कर्मचारी कहलाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय कहलाएंगे, जो कि नियोक्ता द्वारा नियोजित किए गए। ये शब्द है ना, शब्द हिंदी के, हिंदी इसलिए थोड़ी टफ है। अब इसमें कौन कौन होंगे? इसमें सहकर्मी होंगे, सारे जितने अनुबंधित कर्मचारी होंगे, प्रोबेशन पे जितने भी लोग चल रहे होंगे, परीक्षाधीन, प्रशिक्षु, ट्रेनिंग पे कोई वहां है, ट्रेनिंग कोई ले रहा है, तो ये सारे लोग उसमें शामिल होंगे। ये बात आप याद रखेंगे, किसी भी कार्यस्थल पर, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी भी रूप में काम कर रहे हों, वो सब इस कानून के तहत वहां के कर्मचारी माने जाएंगे। अब बात इसमें समझें, इसको बताने की जरूरत क्या पड़ी। आप ये बात समझें, अगर कर्मचारी, अगर कंपनी का ऐसा कोई मामला सामने आता है कर्मचारी के बीच में, तो जो इंटरनल कमेटी की मैंने बात करी थी, जो आंतरिक समिति की बात करी थी, पहले जांच वो करेगी। और यदि वो व्यक्ति कर्मचारी नहीं है, कोई बाहर का है, तो फिर इंटरनल कमेटी से काम नहीं चलेगा गुरु, फिर मामला सीधा पुलिस के पास जाएगा, सीधा मुकदमा उसमें लिखा जाएगा। इसलिए ये बात बताई गई कि कौन कौन लोग हैं जो इंटरनल कमेटी के माध्यम से जिनका निस्तारण, जिनकी सुलह, जिनका समझौता हो पाएगा। उसके अलावा यदि कोई बाहर का है तो फिर इंटरनल कमेटी और स्थानीय कमेटी कुछ नहीं करेगी गुरु, फिर तो मामला पुलिस के पास सीधे चला जाएगा। यहां से भी पुलिस के पास मामला जाएगा, वो सारी बात हम देखेंगे अभी। धारा 3, मैंने कहा था धारा 3 किसी भी अधिनियम की बात करती है, उस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात की। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात है यौन उत्पीड़न की रोकथाम कैसे होगी, क्या क्या नियम होंगे, ये सारी चीजें उन्होंने बताई कि कैसा वातावरण रखा जाएगा, कैसे कैसे चीजें फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। धारा 4 में बात करिए आंतरिक परिवाद समिति की, इंटरनल कमेटी जिसकी हम बात कर रहे थे, धारा 4 याद कर लेंगे। आंतरिक कमेटी,
धारा 4 में यदि आप याद कर लेंगे, आंतरिक, आप ऐसे समझें, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सबसे पहले तो इंटरनली कोई उसमें घटना होती है तो सबसे पहले इंटरनली उस मामले को समझा जाएगा। इंटरनली समझने के लिए कमेटी उसमें बनाई जाएगी, ऐसा ये नियम कहता है। जब इंटरनली मामला नहीं सुलटेगा तो फिर वो स्थानीय कमेटी के पास जाएंगे। लोकल कमेटी जिसकी हम बात करें, लोकल समिति, स्थानीय समिति की बात करें, जो जिला स्तर पे होगी, उसके पास तब ये मामला जाएगा। उसके बाद फिर पुलिस के पास मामला जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आप ये बात समझें, धारा 4 पहले आई तो पहले आंतरिक समिति की बात हुई, उसके बाद धारा 6 में लोकल समिति की बात होगी, उसके बाद 11 में बात करेंगे कैसे पुलिस के पास मामला जाएगा। 5, 6, 11, ऐसे आप 4, 6 और 11 याद रखेंगे। तो 4 में आंतरिक समिति का गठन होगा, 5 में आंतरिक समिति की संरचना बताई गई है। तो आंतरिक समिति का गठन होगा, इसमें आप समझ लें सबसे चीजें। जो वरिष्ठ स्तर का जो अधिकारी होगा वो एक महिला होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे वरिष्ठ यानी कि जो अध्यक्ष रहेंगी वो रहेंगी महिला। जो याद करने की चीजें, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से चीजें हैं, वो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं बार बार ताकि आपको याद रहे। कुल सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी, जो कि इन्होंने कहा था 10+ होंगी, प्लस एक अध्यक्ष होगी। 10 से ज्यादा जितने भी हों, आधे में कम से कम महिलाएं उसकी सदस्य होंगी। और पीठासीन अधिकारी एवं आंतरिक समिति का प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तारीख से 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा अधिकतम। ये बात भी आप याद रखेंगे, कार्यकाल कितना होगा भैया समिति का, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। आगे बढ़ेंगे। स्थानीय परिवाद समिति का गठन, 2 समितियों की बात करता है ये कानून। पहला आंतरिक समिति जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी, दूसरी स्थानीय समिति जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या इसमें लेवल बहुत क्लियर नहीं बताया, जो कि तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, जैसे भी डीएम साहब चाहें उस तरह से इसका गठन किया जाएगा। धारा 6 बात करेगी इस कमेटी की। अच्छा, धारा 7 में बात करते हैं स्थानीय शिकायत समिति की संरचना, जो कि स्थानीय समिति है धारा 6 में, उसकी संरचना क्या होगी। फिर उसमें बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक अध्यक्ष, इसमें भी अध्यक्ष महिला होगी। क्लियर हुई सब बात। ब्लॉक, तालुका, तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से कोई भी एक, जो भी इस संबंध में है, जो अभी ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और नगर पालिका में से एक महिला को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। 2 सदस्य होंगे कम से कम, जिसमें कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संघों से नामित की जाएंगी। ऐसा व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो। ऐसा ना हो उसे इस कानून के बारे में ही बताना हो, ऐसा ना हो उसे इस कानून के जो नियम है उनके बारे में ही पता ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि ये चीजें होती क्या हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, उसे पूरी जानकारी होगी, वही इसके सदस्य और अध्यक्ष बनेंगे। सामाजिक कल्याण और बाल विकास और संबंधित जो अधिकारी होंगे जितने भी, वो उसके पदेन सदस्य होंगे। आगे बढ़ेंगे। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, यदि कोई ऐसी घटना होती है तो धारा 9 बात करती है उसका परिवाद कैसे होगा, उसकी शिकायत कैसे होगी। तो इन्होंने बताया शिकायत में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये आपको याद रखनी है, 90 दिन इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा 3 माह के अंदर। यानी कि ऐसी कोई घटना होती है, यह घटनाओं का कोई क्रम होता है, तो घटनाओं के क्रम के संबंध में जो आखिरी घटना हुई है जो डेट है उसके 3 महीने बाद, और यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो उस तारीख के 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी शिकायत कर देनी है। ये बात इसमें याद करने की थी। आगे बढ़ेंगे। सुलह की बात करी धारा 10 ने। धारा 10 में कहा यदि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति दोनों के माध्यम से सुलह हो जाती है तो सुलह हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई मौद्रिक समझौता नहीं होगा, यानी कि पैसे के लेन देन की कोई बात उसमें नहीं होगी। अच्छा, इन्होंने कहा लेकिन एक बात इसमें याद रखेंगे, जब मामला न्यायालय में चला जाएगा, यानी कि यहां से मामला ना सुलटे, पुलिस के पास चला जाए या न्यायालय में चला जाए, जब भी मामला न्यायालय में होगा तो मजिस्ट्रेट साहब क्षतिपूर्ति के रूप में आदेश दे सकते हैं कि इतनी राशि का आप भुगतान करिए, तभी इसका प्रतितोष होगा, तभी इसकी क्षतिपूर्ति होगी। लेकिन जब आंतरिक समिति या स्थानीय समिति सुलह कराएंगी तब वो कोई भी समझौता मौद्रिक रूप में, पैसे के लेन देन के रूप में नहीं होगा। धारा 11 कहती है शिकायत की जांच कैसे होगी, ये आप समझेंगे। शिकायत की जांच धारा 10 के प्रावधानों के अधीन, यानी कि धारा 10 यानी सुलह के प्रावधानों के अधीन बात हुई। BNS 79 जो कि महिलाओं से संबंधित बात बोलती है, जो कि IPC 509 में जो बात थी, जो नई वाली BNS में 79 कर दी गई। इसके तहत यदि कोई मामला आता है, ऐसी घटना है जो BNS के तहत यानी IPC के तहत आती है, तो ऐसे मामले को 7 दिनों के अंदर इंटरनल कमेटी और स्थानीय कमेटी
7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट पुलिस को दे देंगे कि भाई साहब ऐसा मामला है, आप अपने स्तर से देखें, आप अपने स्तर से मुकदमा एफआईआर दर्ज करें और कार्रवाई करें। तो ऐसा इसमें कहा गया। धारा 14 कहती है कि झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई कानून बनता है उसके दुरुपयोग शुरू होते हैं। यदि उसका दुरुपयोग कोई करना चाहता है, गलत आरोप किसी पर लगाया जाता है, किसी व्यक्ति पर, किसी पुरुष पर, तो उसके लिए भी यदि साक्ष्य झूठे मिलते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है धारा 14 में। धारा 18 की बात करेंगे कि अपील यदि करनी हो, आगे यदि अपील करना चाहे महिला किसी भी निर्णय से, वो संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में 90 दिन के अंदर, फिर से 3 महीने की बात की, 90 दिन के अंदर वो आगे अपनी अपील कर सकती हैं। हमने जब बीएनएस पढ़ा था तो हमने महिला संबंधी अधिकारों की बात करी थी, महिला संबंधी अपराधों की बात करी थी, सॉरी। तो चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 में सेक्शन 63 जो कि रेप से संबंधित था, बलात्संग से संबंधित था, और सेक्शन 99 तक जो कि बच्चों के व्यापार से, छोटे बच्चों के व्यापार से संबंधित था, यौन उत्पीड़न से संबंधित, इन तक हमने बात करी थी। चैप्टर 5 अध्याय 5 में महिला संबंधी अपराधों की बात की गई है बीएनएस में। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, बीएनएस से भी आपका एक सवाल बनना निश्चित रहेगा। धारा 21 की बात करेंगे तो धारा 21 कहती है कि ये जो समिति हमने बनाई है, धारा 4 के अंतर्गत जो आंतरिक समिति बनाई, धारा 6 के अंतर जो स्थानीय समिति बनाई, ये दोनों समितियां प्रतिवर्ष हमें रिपोर्ट भेजेंगी। किसे? जिला अधिकारी साहब को, यानी डीएम साहब को। प्रत्येक वर्ष में अपनी रिपोर्ट भेजेंगी कि कितने मामले हुए, कितने मामले आपने सुलझाए, कितने मामले आपने आगे पुलिस के पास भेजे, कितने मामले आगे न्यायालय में गए, और क्या क्या व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं, सारी चीजों की रिपोर्ट ये प्रतिवर्ष देंगे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को। धारा 27 कहती है कि यह अपराध असंज्ञेय होगा। धारा 27 कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध होता है तो वो असंज्ञेय होगा। ऐसा नहीं है, संज्ञेय अपराध का मतलब है कि पुलिस उस पर कार्रवाई बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले स्थानीय समिति ही और जो लोकल समितियां हैं उन्हीं के हाथ में इसकी शक्ति दी गई है। असंज्ञेय होने का मतलब इतना सा है कि पुलिस कार्रवाई बहुत आसानी से उसमें नहीं हो पाती है असंज्ञेय अपराधों में। तो नियम बनाने की शक्ति धारा 29 में इन्होंने बताई कि धारा 29 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई, तो केंद्र सरकार राजपत्र यानी गजट में एक अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के संबंध में कोई भी नया नियम बना सकती है। ये मोटी मोटी धाराएं, इंपोर्टेंट धाराएं हमने 27-28 मिनट में कंप्लीट करी। आगे बढ़ते सवालों की तरफ। कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कैसे सवाल पिछले वर्षों में, पिछले सालों में आए हैं। भारत सरकार द्वारा लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बताऊं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रतिबद्ध किया गया सबको कि भाई साहब सभी लोग अपने अपने देशों में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को समाप्त करेंगे। तो इस पर अपना समर्थन दिया हमारे भारत देश ने 1993 में। ये बात आप याद रखेंगे। 1993 इस सवाल का सही जवाब। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 1979 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। उन्होंने ऐसा एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, जिस कन्वेंशन पर 30 जुलाई 1980 को भारत ने भी हस्ताक्षर किए और 9 जुलाई 1993 को इसका अनुसमर्थन करके 2013 में हमारे भारत देश में इस संबंध में कानून बनके तैयार हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष, तीनों शब्दों का मतलब आप समझ गए होंगे। 2013 कब लागू हुआ, तो इस कानून के लागू होने की दिनांक है 9 दिसंबर 2013। याद रख लेंगे 9 दिसंबर 2013। 2013 आपको याद रहेगा, आप ऐसे समझें एक बार मेरे हिसाब से। देखिए इस कानून में 3 शब्दों की बात की गई है, 3 शब्दों की। तो ये वाला 3 तो इससे समझना कि ये 3 पीछे आएगा। जब ये सन, कौन सी सन है उसकी बात करेंगे तो 3 यहाँ से समझ में आ गया आपके, है ना। 13 क्या होता है भाई, 13 होता है 13, जो 13 है वो मेरा है। ऐसी बातें कहाँ होती हैं, महिला और पुरुष के बीच में प्रेम में अक्सर ऐसी बातें होती हैं। 13 यानी कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित 2013 में ये आया था। दिसंबर में इसकी बात हुई थी भाई साहब। आगे बढ़ेंगे। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, शारीरिक संपर्क व अग्रगण्यम। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। लैंगिक अशिष्ट टिप्पणी करना, लैंगिक कोई टिप्पणी होती है तो ये भी ठीक बात है। अवांछनीय शारीरिक मौखिक या अमौखिक आचरण करना, ये भी ठीक बात है। यानी उपरोक्त सभी इस संबंध में सही हैं।
अगला सवाल, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना घटित होने की तिथि के कितने दिनों के भीतर होना चाहिए। कई बार मैंने बताया केवल 90 दिन आपको याद रखने हैं। 2 तरह का सवाल है, दोनों तरह का उत्तर 90 दिन इस सवाल में है। 90 दिन कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 3 माह लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इस सवाल का बी, देखिए ऑप्शन को भी देखना है, ए सी बी डी ऐसे लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब। 3 माह कौन सी धारा कहती है ये बात? धारा 9 ये बात कहती थी कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना के 3 माह के भीतर लिखित रूप में आंतरिक समिति को दे दिया जाएगा, या फिर कोई आंतरिक समिति नहीं है तो स्थानीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगला सवाल, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत नियोजक का कर्तव्य क्या है? आप मुझे एक चीज बताएं, जो आप धाराएं याद करने में लगे हैं, जो आप दंड याद करने में लगे हैं, जो आप जुर्माने याद करने में लगे हैं, क्या ऐसा कोई सवाल पिछले सालों में आ रहा है? आप किताब उठाकर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखें। मुझे लग रहा है कि 10 में से मुश्किल एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके चक्कर में आप पूरा अपना दिमाग लगाए दे रहे हैं, अपने दिमाग को फाड़े दे रहे हैं याद करने के चक्कर में कि इस धारा में इतनी सजा, इस धारा में इतना जुर्माना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सजा और जुर्माना, हालांकि हम लोग इस विभाग में काम करते हैं, हम लोग न्यायपालिका के साथ भी संपर्क में रहते हैं। धाराएं, कौन सी धारा में कितना दंड है, कौन सी धारा में कितना जुर्माना है, ये सबको भी याद नहीं रहती। जो लोग रोजाना काम कर रहे हैं उन्हें भी याद नहीं रहती। तो आपसे ये एग्जाम ये उम्मीद नहीं करता कि आप इतनी सारी चीजें याद करके चलें, ठीक है। कभी कभी तो माननीय जज साहब भी देखते हैं, भाई साहब किताब ले आओ, देख लो इस धारा में क्या दिया है, इस धारा में कितना जुर्माना है, ये सब चीजें। तो ऐसा नहीं है, आपसे केवल आपकी समझ को देखा जाएगा। जैसे ये सवाल आपके सामने है कि लैंगिक उत्पीड़न में नियोजक के कर्तव्य क्या हैं, कर्तव्यों की बात हमने करी थी। आप मुझे एक चीज बताएं, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, हाँ जी बिल्कुल कर्तव्य होगा। आप ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए, ये अधिनियम पढ़ के नहीं गए, तब भी अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है तब भी आप इन क्वेश्चंस का जवाब लगाने की स्थिति में होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जो मूल विधि के नंबर हैं वो एकदम हलवा नंबर हैं, वो आपके सामने रखे हैं। आपको कानून की बेसिक भी नॉलेज है, आप जानते भी हैं कि ये कानून का नाम ये है, इसके शब्दों का मतलब ये है, इसमें ये मोटी मोटी बातें बताई गई होंगी, तब भी आप 6 से 7 क्वेश्चन कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। भाई ये फ्री के नंबर हैं, आप एक बार पढ़ लें बस। और मैं देखता हूं कि भैया 2-2 घंटे की 100 क्लास पढ़ा दी बीएनएस की। हे प्रभु, हे पूज्य गुरु जी, क्यों बच्चों का दम तोड़ना चाहते हो, क्यों बच्चों को आप जान लेना चाहते हो बच्चों की? यदि आपको याद करने का बड़ा शौक है तो फिर कह रहा हूं संविधान आप पूरा अच्छी तरह डीप उसकी स्टडी करें, वहां से 14-15 क्वेश्चंस आपके निश्चित बनेंगे और उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना लें। यहां से बहुत बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, तो बेसिक आइडिया आप रख लें। पहली चीज ठीक हो गई। दूसरी चीज आपने पढ़ी, दूसरा ऑप्शन, लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और कदाचार के लिए कार्रवाई करेगा। हाँ जी बिल्कुल करेगा। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा, ये भी ठीक बात है, ये भी करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी इस सवाल का सही जवाब होगा। इस सवाल का जब आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिखा कि धारा 19 ये सब बातें करती है, कर्तव्यों की ये बात करती है धारा 19। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में मैंने 6-7 धाराएं आपको बताई हैं, उन्हें याद करने की आपको केवल जरूरत है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, देखिए धारा कभी नहीं पूछता, केवल बेसिक बात उसमें पूछे। कह रहा है कि आंतरिक समिति गठन एवं कार्रवाई करने में असफल रहेगा तो वह, यदि कोई आंतरिक समिति बनाई जाती है और वह कार्रवाई करने में असफल रहती है, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रख लेंगे कि उस समिति पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये बात कही गई है इस कानून में कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आंतरिक समिति के सामने कोई मामला आता है, यदि वो आंतरिक समिति अपना काम नहीं करती तो 50,000 रुपए का जुर्माना उस संस्था पर लगाया जा सकता है। दूसरे अधिनियम की बात करेंगे, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, यानी कि महिलाओं का कोई भी अशिष्ट प्रेजेंटेशन इनडिसेंट, एक होता है डिसेंट, एक होता है इनडिसेंट कोई प्रेजेंटेशन करता है कोई भी, तो वह अपराधी होगा इस कानून के तहत। और 1986 ये आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। देखो कोई भी कानून जो पढ़ा जाता है वो इसी तरह पढ़ा जाता है, जैसे स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, ये इसका पूरा नाम है 1986 तक। इससे जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको डेट, उसकी ईयर याद रहेगी। पहले धारा की बात करते हैं, धारा 1 में वही बातें हैं, 2 अक्टूबर 1987। आप एक चीज बात बताएं मुझे, नॉर्मल सी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने नोट देखा होगा 10 रुपए का, 50 रुपए का,
500 रुपए का आपने नोट देखा, नोट पर किसकी फोटो होती है भाई? नोट पर किसकी फोटो होती है? आप कहेंगे भैया गांधी जी की फोटो होती है, और गांधी जी का जो जयंती है वो मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। तो आप यही बात रखेंगे, फोटो यानी कि रूपण, फोटो का मतलब दिखाया जा रहा है, तो स्त्री का अशिष्ट रूपण जो अधिनियम है वो गांधी जी के जयंती वाले दिन ही यानी 2 अक्टूबर को 1987 में लागू हुआ। तो कैसे याद रहेगा 1987? क्योंकि आपको अधिनियम पूरा पढ़ना है 1986 के साथ, 1986 में आया। अब जब ये लागू कब होगा? तो ज्यादातर अधिनियम, ये बात भी आप याद रख लें, अधिकतर अधिनियम जब वो अधिनियम आए संसद में, लागू होने की तिथि हमेशा अधिनियम के आने के बाद की होती है। एक अधिनियम है 3 तलाक जिसके बारे में बात करेंगे, उसमें सवाल ऐसे बनता है कि ये प्रभावी कब से है? तो वो अकेला ऐसा अधिनियम है जो पहले से, अधिनियम बनने से पहले से प्रभावी है। पहले से इसलिए है क्योंकि उसमें अध्यादेश पहले ही जारी कर दिया गया, तो उसकी अभी बात करेंगे इस अधिनियम के बाद। तो ज्यादातर जो अधिनियम है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बेसिक सेंस आपके दिमाग में इस चीज का आए कि जो अधिनियम है, जैसे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, जब अधिनियम की धारा 1 हम पढ़ते हैं तो धारा 1 में जो प्रारंभ, नाम विस्तार और प्रारंभ की बात होती है, जो शब्द है प्रारंभ, उसकी जगह बताया जाता है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा बताएगी कि ये कानून लागू कब से है, यानी जिस दिन वो पारित होता है उस दिन से प्रभावी नहीं होता, डेट बताई जाती है आगे। तो आप ये बात समझें कि जो भी कानून का, जैसे यहाँ 1986 ये डेट है, किसी भी कानून में कोई डेट है तो उसके बाद में ही वो लागू होगा। तो ऑप्शन में यदि इससे पहले का कोई भी ऑप्शन है तो वो निश्चित ही गलत हो जाएगा लागू के संबंध में, जब लागू होने की बात करेगा। ज्यादातर अधिनियम अगले साल ही लागू हुए हैं। आपके जितने सिलेबस में अधिनियम है उनमें ज्यादातर जब आप देखेंगे लागू होने की तिथि तो अगले साल के, तो जब भी ऑप्शन में पहली तिथि आ जाए गलत हो जाएगी। इसमें 2 अक्टूबर आप याद रख लेंगे गांधी जी से फोटो से, ऐसे कुछ आप बना लेंगे। 10 धाराओं की बात होगी इसमें। और अब मैं आगे बढ़ता हूं भैया, कौन सी 10 धाराओं में सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं, ये आपके सामने सेक्शन 2। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेज केवल आप पढ़ लें, ये अधिनियम से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, तो वो पेज आपके सामने आ चुका है। यही वो पेज है जहां से क्वेश्चन आपका पूरी तरह फंसेगा। समझने के लिए मैं अभी आपको चीजें समझाऊंगा। सेक्शन 2 क्योंकि परिभाषाओं की बात करता है, तो सेक्शन 2 में स्त्री अशिष्ट रूपण का अर्थ बताया गया है कि महिला का ऐसा चित्र जो अश्लील या अपमानजनक हो। सेक्शन 2 के अंदर वो बताया कि कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी फोटो है, आपने ले जाके पुलिस के सामने कहा कि देखिए ये अश्लील फोटो है, मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे ये अश्लील लग रहा है, तो नहीं। जो बताया गया है सेक्शन 2 में उसी के आधार पर माना जाएगा कि ये किस तरह का अपमानजनक है या नहीं है। सेक्शन 3 में क्या बात है भाई साहब? सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी विज्ञापन, कोई भी विज्ञापन ऐसा नहीं, एडवर्टीजमेंट की कोई भी इस तरह का नहीं होगा जिसमें अशिष्ट चित्रण किया गया हो किसी महिला का। तो सेक्शन 3 में प्रतिबंध है एडवर्टीजमेंट का यानी विज्ञापन का। ये आप याद रखेंगे। सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 यानी कि धारा 4 बात करती है कोई भी पुस्तक, कोई भी पत्रिका, कोई भी फिल्म में भी सेंसर बोर्ड होता है ना, जो देखता है फिल्म दिखाने लायक है कि नहीं, कोई अश्लील चीज तो नहीं है। हालांकि कोई फिल्म आप देख के कहते होंगे यार ये तो बहुत आगे तक इन्होंने चीजें दिखा दी जो कि नहीं दिखानी चाहिए थी। अश्लील चित्रण, निर्माण या वितरण, कोई भी निर्माण करेगा, प्रकाशन करेगा, बेचेगा, बांटेगा, उसका प्रतिबंध करती है धारा 4। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है भाई साहब, अधिकृत अधिकारी को, जो अधिकारी अधिकृत किया गया है वो तलाशी लेने के लिए और सामग्री को जब्त करने के लिए उसे अधिकार है, यानी बिना वारंट के वो तलाशी ले सकता है ऐसी जगह पर। लेकिन हमेशा याद रखेंगे किसी भी कानून की बात हो, निजी स्थान यानी निजी किसी का घर है तो वहां पर तलाशी बिना वारंट के नहीं होगी। ये ज्यादातर अधिकतर कानूनों में ये बात बताई गई है। तो सेक्शन 6 की बात होगी, उल्लंघन पर 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना पहली बार। और सेक्शन 7 बताता है कि कंपनी द्वारा अपराध होने पर निदेशक और प्रबंधक भी दोषी माने जाएंगे। यानी कोई कंपनी ऐसा अपराध करती है तो जो उसका निदेशक होगा, जो उसका प्रबंधक होगा, उसे भी जिम्मेदार माना जाएगा। जो मेन अधिकारी होगा उसे जिम्मेदार इसमें माना जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे परिभाषाओं की। धारा 2 विज्ञापन की बात करता है। विज्ञापन आखिर है क्या? कोई नोटिस है, कोई परिपत्र, कोई लेबल, कोई आवरण, कोई भी दस्तावेज ऐसा है वो विज्ञापन की श्रेणी में आएगा। देखो, प्रकाश के माध्यम से कोई तस्वीर बनाई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई, प्रकाश से बनाई, या कोई ऐसी ध्वनि, कोई आवाज, बैकग्राउंड में कोई डायलॉग डाल दिया ऐसा, या धुएं से या गैस के माध्यम से इस तरह कोई तस्वीर आपने दिखाने की कोशिश की,
किसी भी प्रकार का दृश्य ऐसा है जो कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, तो उस पर ये विज्ञापन वाली बात लागू होगी। धारा 2 गा बात करती है अशिष्ट चित्रण की, यानी कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की। क्या है भाई इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन? महिलाओं का अशिष्ट चित्रण का अर्थ है किसी महिला की आकृति, रूप, शरीर, उसके किसी भाग, ऐसा नहीं है कंप्लीट, कोई पार्ट का चित्रण किया जाए, उस पर कोई अभद्र चित्रण हो, अपमानजनक या बदनाम करने वाला कोई सार्वजनिक या नैतिकता आचारों को भ्रष्ट करने या चोट पहुंचाने की संभावना। बात वही है, आप जब क्वेश्चन आएगा इसके ऑप्शन पढ़ेंगे वहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या इसमें ठीक होनी, क्या इसमें प्रतिबंध करने लायक है, क्या नहीं है। तो धारा 3 की बात करेंगे, महिलाओं के अभद्र चित्रण करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध। ये आप बात याद रख लेंगे। धारा 3 विज्ञापनों पर प्रतिबंध की बात करती है। धारा 4 बात करती है कोई भी ऐसी पुस्तक पुस्तिका का प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने, प्रकाशन करेगा, बांटेगा, डाक से बांटेगा, डिलीवरी करवाएगा, सारे केस इसमें धारा 4 कहती है भैया ये प्रतिबंधित बातें हैं श्रीमान, इन पर प्रतिबंध है। धारा 5 कहती है कि जो भी अधिकारी राज्य सरकार ने अधिकृत किया है उसे तलाशी लेने की शक्ति है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी राजपत्रित अधिकारी यानी गेजेटेड ऑफिसर, ये बात आप याद रख लेंगे, राजपत्रित अधिकारी को ही इसके, राजपत्रित अधिकारी जो इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर के हैं, जैसे पुलिस विभाग में राजपत्रित अधिकारियों की बात की जाए तो सीओ से ये राजपत्रित अधिकारी शुरू होते हैं। आप ये बात बिल्कुल याद रख लेंगे। डीएसपी जिन्हें कहा जाता है, वहां से राजपत्रित अधिकारियों की श्रृंखला शुरू होती है। अधिकतर राजपत्रित अधिकारी जो पीसीएस और उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई राजपत्रित अधिकारी प्राधिकृत करेगी राज्य सरकार, और उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर यदि ऐसा कोई मामला है प्रकाशन का या विज्ञापन का, तो वहां पर तलाशी कर सकते हैं और जब्ती भी कर सकते हैं। किसी के निजी आवास गृह में बिना वारंट के प्रवेश नहीं किया जाएगा। ये संविधान के निजता के अधिकार वाली बात है। धारा 21 वाली बात है कि सभी को निजता का अधिकार दिया गया है, इसीलिए कभी भी बिना वारंट के प्रवेश किसी के निवास गृह में, निजी निवास गृह में नहीं किया जाता है। वही चीज आप फिल्मों में देखते होंगे अक्सर के वारंट मांग लेते हैं। जब भी पुलिस, अजय देवगन साहब जाते हैं किसी पिक्चर में पुलिस की वर्दी पहन के और किसी के घर में घुस जाते हैं, तो सबसे पहले गेट पे जो आदमी आता है कहता है वारंट कहाँ है, पहले वारंट लेके आइए। तो ये वही वाली बात है। धारा 7 की बात करेंगे, कंपनी द्वारा अधिकार, इसमें हम बात कर चुके हैं। कोई भी कंपनी यदि ऐसा अपराध करती है तो उस केस में कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो प्रबंधक हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा जब तक जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आ जाता। यदि और कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 8 बात करती है कि ये जितने भी अपराध हैं ये संज्ञेय हैं और जमानती हैं। अभी हमने बात करी थी कि राज्य सरकार, यहाँ आपने देखा कि राजपत्रित अधिकारी को इतनी शक्ति दे देगी कि वो तलाशी ले सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी के पास शक्ति जैसे ही आई, अपराध संज्ञेय बन गया, यानी कि वो राजपत्रित अधिकारी यानी पुलिस के जो अधिकारी है राजपत्रित, यदि उनके पास शक्ति है तलाशी लेने की, जब्ती लेने की, तो फिर इसका मतलब वो अपराध संज्ञेय बन गया। और यही बात यहाँ पर कही डायरेक्ट रूप से धारा 8 में कि संज्ञेय और जमानती होगा। संज्ञेय का मतलब बिना वारंट के उसमें गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, तलाशी भी ले सकते हैं, और जमानती का मतलब कि नोटिस पर भी छोड़ा जा सकता है, वहां से जमानत मिल सकती है। धारा 10 नियम बनाने की शक्ति की बात करेगी। कहा कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के संबंध में नियम बना सकेगी। अगली बात करेंगे, स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापन पर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध लगाया गया। तो आप बात कर चुके हैं, विज्ञापन पर प्रतिषेध की बात हमने कर ली थी। आप मुझे बताएं कौन सी धारा में यह प्रतिबंध लगाया गया। आपको बिल्कुल पता ही होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी मैंने दे दिया। अभी हमने विज्ञापन के प्रतिषेध की बात करी थी धारा 3 में, और प्रकाशन, बांटने, डाक डिलीवर करने, इन सब की बात करी थी धारा 4 में। ये आप पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। मैं आगे बढ़ूंगा। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, पी और क्यू, इसने दो सेंटेंस दिए, 2 वाक्य दिए, फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए, फिर उस माध्यम से आपको पूरा पढ़ के बताना। देखिए, ऐसे ही सवालों को पढ़ने में समय लगता है। जब आप ऐसे सवालों को 2-2, 3-3 बार पढ़ते हैं तब आपका समय बर्बाद होता है। ऐसे सवाल को ध्यान से एक बार में पढ़ के सटीक उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है। ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी महिला का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है।
बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े, उपरोक्त किसी भी छवि फोटो का उत्पादन वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन साहित्य कला शिक्षा के हित में है। देखिए आप देखते होंगे बायोलॉजी की किताब में, आप देखेंगे उसका रोपण चैप्टर में किया गया है, लेकिन वो दंडनीय नहीं है क्योंकि वो शिक्षा के लिए है। तो ये भी बात ठीक है। तो हम बात कह सकते हैं कि दोनों ठीक है, यानी ऑप्शन ए, पी और क्यू दोनों कूट जो दिए गए हैं वो ठीक है। तो ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ेंगे। ये बात कही गई है धारा 4 में, डिस्क्रिप्शन मैंने बताया गैर कानूनी है अशिष्ट रोपण, लेकिन विज्ञान साहित्य और कला और शिक्षा के मामले की यही बात है या फिर धार्मिक उद्देश्य किया गया है तो वो सही है। स्त्री अशिष्ट रोपण के संबंध में किया गया अपराध होगा, मैंने अभी बात करी थी, संज्ञेय और जमानती अपराध होगा, ये बात कही गई थी धारा 8 में। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अगले हमने बात करी सवाल की, स्त्री अशिष्ट रोपण अधिनियम कब लागू हुआ। मैं बता चुका हूँ रोपण की बात, नोट पे रोपण हुआ गांधी जी का, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 1986 सवाल का सही जवाब लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात करेंगे कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई साहब, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देना, नहीं जी, इस अधिनियम का ये उद्देश्य नहीं है, वो अलग चीजें हैं। महिलाओं के प्रति अशिष्ट रोपण को रोकना, हाँ जी ये उद्देश्य है। महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना भी इसका अधिकार नहीं, उसके लिए भी अलग चीजें हैं। संपत्ति के अधिकार की भी ये बात नहीं करता। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब लगा के आप आगे बढ़े। अशिष्ट रोपण का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति दिखाना, ना जी ना, हमने कहीं पढ़ाई नहीं ये बात। तो महिलाओं के रूप, शरीर और किसी अंग को अशोभनीय रूप में प्रस्तुत करना, ठीक बात है। महिलाओं के सामाजिक कार्यों का चित्रण करना, ना जी इसमें नहीं है। महिलाओं की शिक्षा संबंधी जानकारी, तो ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं आप कैसे सवाल आ रहे हैं विनोद। इस अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान पहली बार अपराध करने पर कितना है। ये थोड़ा मामला आया। ऑप्शन बी 6 महीने का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना है। ये अभी हमने जो पढ़ा था उस चित्र में, जो इमेज मैंने दिखाई थी वहां शायद 2 वर्ष का लिखा हुआ, उसे आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में क्रॉस वेरीफाई करके मैं बता दूंगा। 2 साल कहीं दिया नहीं गया, 6 महीने तक का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना है, दोनों। 6 महीने तक का कारावास, 2000 रुपए का जुर्माना है, दोनों। ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक, आप इस पर नहीं जाएंगे। देखिए ये कहता है कि पहली बार अपराध होगा तो 6 महीने का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, और यदि पुनरावृत्ति होती है, अपराध दोबारा होता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसे मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए नेग्लेक्ट करेंगे। इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार किसके पास है। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो नियम बनाने का अधिकार है ना। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आप इस सवाल को जल्दी से पढ़ के केंद्र सरकार लगा देंगे, और जो कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। नियम बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास, लागू करने का, जब कोई बन गया अधिनियम उसे लागू करने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार भी तो लागू करवाएगी, और यहां तक कि पुलिस का भी सहयोग रहेगा उसे लागू करवाने में। तो यहां ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी दोनों सरकारें इसका सही जवाब होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन सा कार्य प्रतिबंधित है, ये आपको बताना है भैया। तो कौन सा कार्य प्रतिबंधित है भाई। किसी समाचार पत्र में महिला का अशिष्ट चित्र प्रकाशित करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। शिक्षा संबंधी लेख लिखना प्रतिबंधित नहीं है। सशक्तिकरण पर चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का हुआ सही जवाब। तो ऑप्शन ए लगाकर हम आगे बढ़े। अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं बात कर चुके हैं हम। छोटा अधिनियम है, मात्र 10 धाराओं की बात इस अधिनियम में हुई थी। और 10 धाराओं के बाद अगला सवाल यह है कि यदि किसी कंपनी द्वारा स्त्री अशिष्ट रोपण आप सवाल पढ़ें। यदि किसी कंपनी द्वारा स्त्री अशिष्ट रोपण निषेध अधिनियम 1986 का अपराध किया जाता है तो उस कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी, व्यवसाय के संचालन के लिए जो उत्तरदायी था वह व्यक्ति केवल कंपनी दोषी होगी? नहीं जी, केवल अधिकारी दोषी होगा। कंपनी और अधिकारी दोनों दोषी होंगे। कंपनी का मतलब क्या? कंपनी का मतलब आगे लोग ही तो हुए, कंपनी को ये दोषी क्यों बना रहे हैं? केवल अधिकारी दोषी होगा। इस सवाल का ये सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें कोई दोषी नहीं होगा ऐसा तो ही नहीं लगता भाई। किसी को तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको, किसी को तो टांगना पड़ेगा भैया। आगे बढ़े, 3 तलाक कानून की बात करेंगे। मुस्लिम विवाह कानून की बात, 3 तलाक, जो कि बहुत ज़्यादा
आपका चर्चा में रहा 2019 के समय, जिस पे बहुत विवाद हुए, जिसके खिलाफ तरह तरह के प्रदर्शन होते रहे। एक महिला थी शायरा बानो, इन्होंने एक याचिका दायर की। मैं पूरा केस आपको बताता हूँ। एक याचिकाकर्ता यानी महिला है शायरा बानो, जिनके पति हैं रिजवान अहमद। 11 अप्रैल 2001 को इनका निकाह होता है। 10 अक्टूबर 2015 को यानी 14 साल बाद रिजवान तलाक ए बिद्दत एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक दिया जाता है, माध्यम से इन्होंने 2015 के 10 अक्टूबर को ये काम कर दिया। अब इन्होंने रिट दायर करी, शायरा बानो जी ने रिट दायर करी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, और उन्होंने कहा कि श्रीमान महोदय उच्च न्यायालय जी रिट दायर होती है सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, आपने संविधान में ये पढ़ा होगा, और आपके माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किस अनुच्छेद में होती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। इससे पता चलेगा कि आपने कितना संविधान पढ़ा है और किस मास्टर से पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। दोनों ही रिट इन्होंने दायर करी और इन्होंने ये तर्क दिया कि श्रीमान जी इस प्रकार 3 बार तलाक 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 कहकर जो विवाह विच्छेद की प्रक्रिया है ये पूरी तरह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और क्योंकि मौलिक अधिकारों का तो सम्मान होना ही चाहिए, वो तो सबसे पहले अधिकार हैं जो किसी नागरिक को दिए जाने चाहिए। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25(1) जो कि निजता और गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देता है उसका अधिकार है, और 26(b) और 29 जो कि 26 और 29 बात करते हैं अल्पसंख्यकों के धार्मिक, अल्पसंख्यकों के 29 ने बात करी और 26 बात करता है किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि वो उसके धर्म की संस्कृति की जो चीजें हैं उन्हें वो माने। तो जब ये बात करी तो इसमें क्या हुआ आगे समझते हैं भाई। 5 महिलाओं का गुट इसमें बनता है। सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील करती हैं 2016 में। आप जानते हैं पहले केस चलता है, पहले आपकी जिला न्यायालय में, फिर वहाँ से आप संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय से भी यदि संतुष्ट नहीं है तो याचिकाकर्ता अपील करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। 2016 में यह बात हुआ। 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन हुआ। शायरा बानो आप नाम रखेंगे याद, क्योंकि पेपर में पूछा गया कई बार। शायरा बानो बनाम माननीय शायरा बानो बनाम भारत संघ, शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य केस हैं इसमें जो कि संबंधित है। 2 अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप एक बात समझे, 2017 में फैसला आया, उसके बाद कानून आया 2019 में, तो बीच में एक अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश जारी होता है 6 माह के लिए श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, फिर आप सवाल मुझे कमेंट में बताएंगे इसका जवाब। तो इन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है। ये भी बात कही इन्होंने कि ऐसा नहीं है कि खिलाफ कुरान के सिद्धांत के इसके पक्ष में है, उनके भी खिलाफ ये बात है। तो ऐसा कमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करा और अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन बताया। देखिए महिलाओं के संबंधित जितने भी कानून हैं उनमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 की बात होगी ज्यादातर, क्योंकि ये समानता की बात करते हैं, ये स्वतंत्रता की बात करते हैं और ये गरिमा की बात करते हैं। तो जितने भी कानून है वो घुमा फिरा के 14, 15, 19, 21 के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं आके ठहर जाते हैं। आगे बात करते हैं इस अधिनियम का नाम क्या है। तो अधिनियम का नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण, यानी जो विवाह के अधिकार है उनके संरक्षण के लिए अधिनियम बना 2019 में। कुल धाराएं 8, बहुत ही छोटा सा कानून है, इसे हम पढ़ लेंगे। 8 धाराओं की इसमें बात करी जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, फिर मैंने केवल एक पेज पर लिख दिए। यदि आपसे मैं कहूं केवल एक पेज आप याद कर लें काम चल जाएगा, तो वही ये पेज है। धारा 3 बात करेगी तलाक की जो घोषणा होगी इस तरह से, तो वो अमान्य मानी जाएगी। मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, डिजिटल रूप में हो सकती है, ऑनलाइन भी। कुछ लोग आपने देखा होगा ऑनलाइन भी कई बातें ऐसी चर्चित आई कि फोन पर ही उसने 3 बार बोला और तलाक हो गया। तो ये सारी चीजें अवैध इन्होंने कहा। धारा 4 कहता है कि इस तरह का कोई काम करता है, इस तरह तलाक दिया जाता है तो वो दंडनीय होगा, 3 वर्ष की कैद होगी और जुर्माना भी होगा श्रीमान। धारा 5 कहती है जीवन निर्वाह भत्ता, यदि ऐसा कोई मामला होता है, पत्नी को अलग किया जाता है तो उसके जीवन निर्वाह भत्ते की भी बात की कि उसके जीवन निर्वाह के लिए भत्ते की भी वो हकदार है, अपने लिए और पत्नी और अपने बच्चों के लिए। भरण पोषण सहायता की बात करता है धारा 5। धारा 6 नाबालिग बच्चों की हिरासत, यानी नाबालिग बच्चों का जो कस्टडी है वो महिला को दी जा सकती है, ये बात धारा 6 करेगी। धारा 7 बात करेगी अपराध की प्रकृति की, कि तलाक का जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा पत्नी की अनुमति से ही,
जब पत्नी इसकी सूचना देगी तब इस पे संज्ञान लिया जाएगा, और तो अपने आप संज्ञान नहीं लिया जाएगा और समझौते योग्य होगा, यानी कि शमनीय होगा। तो प्रकृति कैसी है इसकी? संज्ञेय एवं शमनीय। मैंने आपको बताया था शमनीय शब्द का मतलब पहली ही क्लास में, समझौते योग्य। संज्ञेय का मतलब भी मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, बीएनएस की क्लास में। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये बात याद रखें कि 3 तलाक एक ऐसा कानून है जिस पर भारत में बहुत ही विरोध हुआ, लेकिन हमारा ही देश केवल एक ऐसा नहीं है जिस पर इस पर बैन है। 20 मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून पर बैन लगाया हुआ है कि इस तरह से तलाक नहीं दिया जाएगा। गैर जमानती अपराध घोषित करते हुए पुरुषों के लिए 3 साल की, देखिए गैर जमानती की बात हो गई। अब आप शब्दों में उलझ गए होंगे, यहाँ गैर जमानती लिख दिया कि जमानत नहीं मिलेगी, वहां पिछले वाली धारा में संज्ञेय लिखा, फिर मैंने एक शमनीय शब्द बता दिया, इसका मतलब समझौते योग्य। संज्ञेय का मतलब जिस पर पुलिस संज्ञान ले सके बिना मजिस्ट्रेट साहब की अनुमति के, बिना वारंट की, जिसमें गिरफ्तारी की जा सके। गैर जमानती का मतलब है जिसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। ऐसा किसी मामले में क्या होता है कि नोटिस पर छोड़ दिया जाता है पुलिस थाने से, वैसा भी मामला नहीं है। ये मामला कोर्ट जाएगा, फिर माननीय मजिस्ट्रेट साहब ही इसमें तय करेंगे क्या करना है। बात समझ में आ गई होगी। संज्ञेय सबसे आप मतलब संज्ञेय जिस पे संज्ञान लिया जा सके, जिस पे कार्रवाई की जा सके, उसे संज्ञेय कहा गया। तो किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। ऐसे आप मोटा मोटा सा इसमें समझ सकते हैं। धारा 1 की बात करी, नाम विस्तार और प्रारंभ आप देख चुके हैं भैया, नहीं देख चुके तो फिर से देख लेते हैं। 2019 में यह कानून आया। आगे बात करी परिभाषाओं की, धारा 2 में तलाक का अर्थ इन्होंने बताया। तलाक जो कहने वाली बात है वो तलाक ए बिद्दत शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसके अलावा कोई अन्य समान रूप हो जिसका प्रभाव मुस्लिम पति द्वारा तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक के रूप में किया जाता। अपरिवर्तनीय का मतलब जिसे परिवर्तित ना किया जा सके, कह दिया तो हो गया। ये होता क्या है इसकी बात करी हमने। इसमें मुस्लिम समुदाय में एक प्रकार का तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक जिसमें पति या पत्नी को एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर विवाह को समाप्त कर देता है, वो गैर कानूनी होगा। धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 में ये बात हुई कि भाई साहब यदि ऐसा कोई काम होता है तो वो ऐसी घोषणा शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है और अवैध भी है। साथ में मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा, ऑनलाइन भी यदि ऐसा होता है तो वो अवैध है और गैर कानूनी है, उसके लिए दंड मिल सकता है। धारा 4 ने ही तत्काल प्रभाव से बात करी कि भाई साहब यदि ऐसी घोषणा होती है तो उसके लिए दंड भी है यदि आप ऐसा करेगा कोई। तो धारा 3 के अनुसार यदि तलाक की घोषणा होती है तो 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडनीय है और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 4 ने ये बात करी। धारा 3, 4, धारा 1, 2। 1 में आप जानते हैं नाम, विस्तार और प्रारंभ, 2 में परिभाषाएं, 3 में ऐसा कोई घोषणा होती है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 4 में ऐसी कोई घोषणा होती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, 3 वर्ष तक का इसमें जेल हो सकती है व्यक्ति को। धारा 5 बात करती है कि महिला निर्वाह भत्ता प्रदान करने के लिए हकदार होगी। ऐसी कोई बात होती है तो उसे निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निर्वाह भत्ते की बात हुई। धारा 6 फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नाबालिग जितने भी बच्चे हैं उनकी अभिरक्षा पाने की हकदार होगी महिला। धारा 7 में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें, अपराध संज्ञेय एवं जमानती होगा। और देखो संज्ञेय कैसे होगा, संज्ञेय होने की इसमें एक शर्त दी गई, यदि अपराध की सूचना किसी पुलिस अधिकारी को उस विवाहिता मुस्लिम महिला द्वारा दी जाए या फिर उसके रक्त या विवाह द्वारा नातेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाए, यानी कि उसके ससुराल वालों में से कोई इस बात की जानकारी दे या उसके घर वाले यानी मायके वालों में से कोई इस बात की जानकारी दे या महिला खुद इस बात की जानकारी दे, तब ये संज्ञेय होगा, तब इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और यह जब मजिस्ट्रेट इस पर निर्धारित करेंगे तब ये शमनीय भी होगा यानी समझौते योग्य भी होगा। इसके बाद जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा सुनवाई करने के पश्चात जब तक मजिस्ट्रेट साहब को यह समाधान न हो जाए कि व्यक्ति को जमानत करने के लिए युक्त आधार यानी रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, यानी मजिस्ट्रेट साहब चाहेंगे सुनने के बाद तो तभी इसमें होगा। धारा 8 इसकी बात करती है जो मैं बात कर रहा था अभी कि ये ऐसा कानून है जो प्रभावी पहले से ही है। 19 में आया लेकिन ये प्रभावी पहले से ही है। प्रभावी कैसे रहा होगा, कोई अध्यादेश था पहले जो कि जारी किया गया था
उसकी वजह से प्रभावित था, तो जो अध्यादेश था उसे निरस्त कर दिया गया। यानी कि जब ये कानून लागू हुआ तो पिछला अध्यादेश निरस्त हो गया, फिर इस कानून के हिसाब से चीज़ें चलने लगी। अब हम बात करेंगे सवालों की। तो मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में घोषणा शून्य और अवैध है? अभी हमने बात करी थी, धारा 3 इस बारे में बात करती है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। धारा 3 के अनुसार यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी के लिए शब्दों में, चाहे बोले गए या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तलाक की घोषणा करता है तो वो शून्य होगी। धारा 4 में हमने बात करी थी इसके लिए दंड की, जो कि 3 वर्ष का था। बात करेंगे मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो इस सवाल का जवाब आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। 2019 की बात चल रही थी और 1 अगस्त 2019 को ये लागू होता है। लागू करने की तिथि 1 अगस्त 2019। मुझे लगता है ये एक चीज़ तो आप याद कर ही लेंगे, 1 अगस्त 2019 इसमें बताया गया। अगली बात, अधिनियम के अनुसार 3 तलाक की घोषणा किस प्रकार दी जाने पर अमान्य मानी जाएगी? मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ जी, तीनों प्रकार से मान्य होगी। ऑप्शन डी सही जवाब। 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया किस धारा में? यानी कि धारा 4 में बात की गई। भाई साहब ये अपराध होगा। धारा 3 में बात की गई कि शून्य हो जाएगा इसका करार। अपराध के तहत 3 वर्ष की कैद और जुर्माने की बात की गई थी धारा 4 में। आगे बढ़े, मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019, वही बात आ गई, फिर से रिपीट हो गई। अधिनियम के अनुसार 3 तलाक देने वाले पति को अधिनियम कितनी सजा हो सकती है? कितनी सजा हो सकती है भैया? कई बार तो हम रिपीट कर चुके, 3 वर्ष की सजा हो सकती है। अब मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि आप भूलेंगे नहीं, चाह कर भी नहीं भूलेंगे दोस्त। कोशिश करके देख लेना। और जो 2-2 घंटे की सजाएं और जुर्माने हर एक धारा के याद कर रहे हैं भैया, उन्हें तो ईश्वर समझे उनका क्या होना है। यार अगला सवाल आपके सामने, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत तलाक के बाद महिला को क्या अधिकार है? पुनर्विवाह का अधिकार है? ऐसा कहीं हमने नहीं सुना, ऐसा कहीं हमने नहीं पढ़ा। भरण पोषण के अधिकार की बात हुई थी, संपत्ति के अधिकार की भी बात नहीं हुई। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑप्शन बी में दी गई। ऑप्शन बी मेंटेनेंस के अधिकार की बात करता है। ये हमने आज 3 कानूनों की बात कर ली, 3 कानून हमने खत्म किए। मुझे लगता है आपकी समझ में आए होंगे और निश्चित ही आप ये वीडियो देखने के बाद अपना कीमती कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट मुझे छोड़ेंगे, मुझे बताएंगे क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें हैं जिनमें सुधार किया जाना चाहिए। आपके सामने इंस्टाग्राम हैंडल खाकी गाइड। इंस्टाग्राम से जो बच्चे यहाँ आए हैं वीडियो देखने, हमारे इंस्टाग्राम के दोस्त साथी, वो कमेंट में लिख देंगे, भाई बता देंगे हमें खाकी गाइड आपका इंस्टाग्राम हैंडल, आप सब जानते हैं। तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप वीडियो देखें तो सब्सक्राइब कर लें। अभी हमने शुरू किया है मूल विधि से, अभी हम इसमें संविधान की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे जीके के सारे पोर्शन खत्म कर लेंगे दोस्त, ठीक है। गणित के लिए जिन बच्चों को गणित में समस्या है, जिन्हें समझ में नहीं आता, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट मैथ्स सीरीज करके, उसमें 108-110 वीडियो के आसपास है, सारी देख डालो। गणित की समस्या शून्य हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो गणित सीख जाएगा वो रीजनिंग अपने आप सीख जाएगा, अपने आप IQ डेवलप हो जाएगा। अब जीके की बात हम कर रहे हैं लगातार, तो ये चीज़ें आप इसमें याद रख लेंगे भैया। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।